Hello everyone, I'm Sandeep Kumar Jha and I welcome you all in this new lecture by Economics. Directive Principles of State Policy या हिंदी में जिसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऐसी पॉलिसीज जिसको ध्यान में रखकर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ बनाती है तो उनको ध्यान में रखकर लॉज बनाती हैं, ओके, सो दैट ग्रेटर गुड के लिए वो लॉ काम आ सके। ओके, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, जितना भी वन डे एग्जाम्स वगैरह होता है, स्टेट पीसीएस होता है, अगर दिल्ली एसआई का है, दरोगा भर्ती है, मतलब इस तरह के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें कई बार आपको डीपीएसपीज पूछा जाता है, एग्जैक्ट आर्टिकल पूछा जाता है, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था, तो इसीलिए हमने सोचा है कि आपको डीपीएसपीज पढ़ाया जाए और आर्टिकल एक ट्रिक के साथ ऐसे आपको याद करवाया जाए सो दैट यू नेवर फॉरगेट दोज आर्टिकल्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ये टर्म से ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं जिसको ध्यान में रख करके कोई भी लॉ बनाया जाता है। ओके, और ये सभी जो है ना पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 51, ये पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 51 ये हैं। ओके, और ये सारे जो है ना नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन ये क्लैरिफाई किया है कि डीपीएसपीज जो है ना कैन नॉट बी जस्टिशिएबल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हैं उनके पास मॉनेटरी रिसोर्सेज का अभाव है, बहुत कमी है। ओके, तो इसीलिए आप कोर्ट नहीं जा सकते किसी गवर्नमेंट को कंपेल करने के लिए, किसी गवर्नमेंट को फोर्स करने के लिए कि डीपीएसपी अगर ये लागू नहीं हो रहा है। ओके, इसीलिए गवर्नमेंट ने कोर्ट्स ने टाइम एंड अगेन बोला है दैट, जैसे हिमंता बिश्वा शर्मा नहीं है, ये आसाम के चीफ मिनिस्टर, उनकी भाषा में होना सही है, करना सही है, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, यू ऑलरेडी नो दैट। पार्ट 4 का पार्ट है ये, और 36 to 51 ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ये हम आगे देखेंगे। एंड ये ऑलरेडी 1949 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। ये अलग बात है कि फिर इसमें टाइम एंड अगेन बहुत सारे एडिशंस हुए हैं। ओके, 4 और 5 डिफरेंट एडिशंस हुए हैं नोटेबली, और वो हम पढ़ेंगे कि कब कब कौन कौन सा ऐड किया गया है। इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है ना डीपीएसपी का, वो ओरिजिनली आपका लिया गया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये 1931 में आया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहां पे आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी डीपीएसपीज हैं या इंटरनेशनल लॉज से रिलेटेड जितने भी डीपीएसपीज हैं वो ओरिजिनली स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। ओके, वहां से फिर इंस्पायर हुआ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये फिर 1937 में आया था। ओके, एंड जब आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है ना कि डीपीएसपी किससे इंस्पायर्ड है, इंडियन डीपीएसपी जो है वो किससे इंस्पायर्ड है, तो आपको मोस्टली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखना होता है। कई बार एमसीक्यू में आपको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल ही नहीं देता, वो एमसीक्यू में नहीं होता है, क्योंकि यहां से आयरिश इंस्पायर हुआ और फिर इससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर हुआ था। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था ना, उसमें भी गवर्नर जनरल को ये डायरेक्टिव्स दिए गए थे कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है व्हाइल मेकिंग द लॉज। तो वो भी उसने भी 1935 के जो डायरेक्टिव्स थे टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी उसने भी इंस्पायर किया फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाते वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को। ओके, उसके बाद ये जो है ना डीपीएसपी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पे अप्लाई करते हैं। ओके, एंड दे आर नॉन जस्टिशिएबल, ये हमने कई बार ऑलरेडी बात कर ली है कि कोर्ट्स इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। और यहां पे हमने बताया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एंड 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, इसमें फिर नए नए आर्टिकल्स ऐड हुए थे। ओके, ओरिजिन और हिस्ट्री की हम बात करें, हमने ऑलरेडी, जैसा कि हम सभी जानते हैं ऑलरेडी, कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में 1937 में डीपीएसपीज थे। ओके, उसके बाद फिर 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था दिसंबर 1946 में, उससे भी फिर कुछ डीपीएसपीज इंस्पायर्ड थे। ओके, एंड फिर जब 49 में कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949, उस टाइम पे बी आर अम्बेडकर जी ने इनको बोला था कि एक नोवेल फीचर है जो कि
एक डायरेक्टिव देता है स्टेट को एंड सेंटर को कि आप किस तरह के लॉज बनाएंगे इंडिया को गवर्न करने के लिए एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया को गवर्न करने के लिए। ओके, फिर इसमें डिफरेंट टाइम्स पे बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट, पिछले स्लाइड में भी हमने देखा था, 44th अमेंडमेंट एंड देन 86th अमेंडमेंट। ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था। फिर राइट टू एजुकेशन इसी के द्वारा ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। अब आप यहां जो स्लाइड देख रहे हैं ना, इसमें 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन यहां पे दिए हुए हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इंटरेस्टिंगली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कैटेगराइजेशन नहीं है। ओके, तो फिर ये कैटेगराइजेशन आया कहां से? तो जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं, स्टेट पीसीएस का हो या यूपीएससी जो पहले जो सवाल पूछती थी, अब यूपीएससी ऐसे सवाल नहीं पूछती है, लेकिन स्टेट पीसीएस में और एसएससी में अभी भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन, ये एग्जाम्स की वजह से फिर लोगों ने कैटेगराइजेशन किया कि हाँ इस तरह के आर्टिकल्स जो है ना किस व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे विलेज पंचायत जो है ना, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये गांधी जी का मानना था कि जो बेसिक टेनेट है डेमोक्रेसी का, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डेमोक्रेसी का, वो विलेज पंचायत होता है। तो विलेज पंचायत होना चाहिए, ये गांधी जी का प्रिंसिपल था। ओके, इसीलिए फिर इसको गांधीयन प्रिंसिपल बोला गया। ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। 38 जो है ना, आर्टिकल 38, 36 से मैंने बताया था शुरू हुआ था। 36 में स्टेट का डेफिनेशन है, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में जो स्टेट का डेफिनेशन है ना आर्टिकल 13 में, वही सेम आर्टिकल 12 13 में वही वाला एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन है 36 में भी। ओके, इसीलिए 38 से हमने शुरू किया है। 38 में है कि एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, कि स्टेट का कर्तव्य होगा, स्टेट का काम होगा लोगों को सही रोजगार के अवसर प्रदान करना। ओके, कि लोगों के पास काम करने के लिए हो, ओके, सो दैट दे कैन लीड देयर लाइफ इन अ डिग्निफाइड मैनर। ओके, एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले आपका मनरेगा और अभी जी राम जी एक्ट है ना, कि 150 डेज ऑफ गारंटीड वर्क, जो वो है ना, वो एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, इसी आर्टिकल को फुलफिल करने के लिए फिर वो एक्ट्स बनाए गए बाद में, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, इवन इन द अर्बन इंडिया, जिनके पास काम नहीं है। ओके, तो इसीलिए फिर वो एक्ट्स अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पे वो एक्ट्स बनाए जाते हैं और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ओके, फिर उसका कंटिन्यूएशन है कि लाइवलीहुड होना चाहिए। तो अगर लाइवलीहुड आप दे रहे हो, अगर आप काम दे रहे हो, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं होना चाहिए, राइट? कि अगर 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, एक मेल और एक फीमेल, अगर सेम टाइप का काम कर रहे हैं, ओके, दोनों ने सेम टाइप का मेहनत किया, अगर फील्ड में या फिर जी राम जी एक्ट के थ्रू अगर वो काम कर रहे हैं, तो सबके साथ अगर सेम काम किया उन्होंने, तो सेम रेन्यूमरेशन उनको मिलना चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए। तो वो वाला कॉन्सेप्ट था ये आर्टिकल 39 में, कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे। और यही आपने देखा होगा कि वर्क स्पेस में भी, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी सेम टाइप के काम के लिए इक्वल पे दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट होता है, फिर आप उसके लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ओके, ये आर्टिकल 39 का पार्ट है। फिर आर्टिकल 39 के बाद ही इसी का कंटिन्यूएशन है। मैंने बोला था कि आपको इजीली याद करवा दूंगा, इसीलिए, ठीक है। 39 का फिर कंटिन्यूएशन है कि फ्री लीगल एड, 39A। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1976 में, उसके द्वारा इसको ऐड किया गया था। अब फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट क्यों आया? तो बहुत सारे लोग हैं जो जॉब तो कर रहे हैं या काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं बचता कि अगर उनका कोई राइट्स इन्फ्रिंज होता है, अगर कोई राइट उनका वायलेट होता है, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकें। क्यों? क्योंकि लॉयर को फीस देनी पड़ेगी, है ना, वो जो चक्कर काटने पड़ेंगे, और इतनी फीस होती है, कई बार बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 1976 में ये कॉन्सेप्ट फिर ऐड किया था डीपीएसपी में, फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट, कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फिर गवर्नमेंट ही सरकारी वकील प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट वहां से आया। फिर 39A के बाद हम देखेंगे आर्टिकल 40। ओके, आर्टिकल 40 ये तीनों कंटिन्यूएशन में है, आपको ऐसे एक साथ याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद आर्टिकल 40 हम देखेंगे। गांधी जी का मानना था कि विलेज पंचायत जो है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी है। ये तो मैंने अभी ऑलरेडी 2-3 बार आपको बता दिया है। इसका कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे कि अगर विलेज पंचायत आपने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद क्या होगा। तो इसका कंटिन्यूएशन में, 40 के कंटिन्यूएशन में है ये, राइट टू वर्क होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो ये जो एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, इसको
और आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको फिर बेसिस बना करके गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स फिर बाद में लाए, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन दोनों को बेसिस बना करके ही लाया गया था। और ये जो राइट टू वर्क है ना आर्टिकल 41, इसको बेसिस बना करके मनरेगा और जी राम जी एक्ट फिर लाया गया था। ओके, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, कि जो लोग के पास रिसोर्सेज नहीं है या मॉनिटरी एस्पेक्ट उनका थोड़ा कमजोर है, तो वहां पे पब्लिक असिस्टेंस उनको मिले। जैसे अभी जो पीडीएस मिलता है ना, तो वो भी एक टाइप ऑफ पब्लिक असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को। ओके, 41 के बाद आप देखोगे कि 42 है, इसी का कंटिन्यूएशन अगला आर्टिकल, कि राइट टू वर्क जो होगा ना, फिर वो किस टाइप का वर्क होगा, तो ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे उनके साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है, और उनको जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट था कि ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए। ऑल्सो मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए महिलाओं को, तो ये आपने देखा होगा कि उनको विद पे, है ना, बेनिफिट्स मिलती है ना, कि इफ दे आर प्रेग्नेंट तो उनको 6 मंथ्स का विद पे बेनिफिट मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आर्टिकल 42 से आया है कि महिलाओं को जो वो बेनिफिट मिलता है। ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, बाद में फिर इस पे एक्ट्स बनाए गए उसको लागू करने के लिए। ओके, 42 के बाद आप यहां पे देख रहे होंगे कि 43 में यहां पे 2 आर्टिकल्स हैं, लिविंग वेज ऑफ वर्कर्स एंड प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये दोनों ही 43 के पार्ट हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि 43 2 आर्टिकल्स कैसे हैं, 2 अलग अलग पोलर ऑपोजिट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज में खास करके कोहेरेंस की कमी आपको दिखती है कई बार। तो बहुत सारे आर्टिकल्स ना जंबल्ड टुगेदर हैं, ठीक है, कि बहुत सारे आर्टिकल्स आपको लगेंगे कि हाँ ये दोनों साथ में क्यों हैं, बट हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वैसे लिखा तो हमको वैसे ही पढ़ना है कि लिविंग वेज ऑफ वर्कर्स होना चाहिए, और मतलब ऐसा रेन्यूमरेशन उनको मिले कि उनका जो बेसिक नेसेसिटी है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ठीक है, वो कम से कम उनका पूरा हो सके। अगर वो जॉब कर रहे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, तो वो उनका रेन्यूमरेशन, उनकी सैलरी या जो भी उनको मिलता है मेहनताना, वो इतना तो जरूर होना चाहिए कि उनका जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरा हो सके। ओके, कि ऐसा ना हो कि वो काम भी कर रहे हैं पूरे महीने, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, या फिर मतलब खाना वो नहीं खा पाते हैं समय से, या सही कपड़े नहीं पहन सकते, ऐसा ना हो, ठीक है। तो लिविंग वेज, वो सारे कॉन्सेप्ट लिविंग वेज के अंदर आते हैं। और आप यहां पे देख रहे होंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये भी गांधी जी का ही मानना था कि विलेज लेवल पे ना कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है हमें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका पार्ट बने और स्वावलंबी हो सके, है ना, सेल्फ सफिशिएंट हो सके विलेजेस और विलेजर्स। इसीलिए गांधी जी का मानना था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। तो वही आपने देखा होगा। और ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, ये इंडिविजुअल लेवल पे एंड कोऑपरेटिव लेवल पे, दोनों ही लेवल पे गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। ये आर्टिकल 43 में है। ओके, फिर 43 यहां पे कंप्लीट होने के बाद यहां पे आप 43A देख रहे होंगे कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। तो इसका कंटिन्यूएशन में आप इसको याद कर सकते हैं कि लिविंग वेज अगर होगा वर्कर्स के पास, है ना, अगर उसके पास लीजर होगा, मतलब फ्री टाइम होगा अगर काम करने के बाद, तब तो वो और आगे अपना मतलब क्या बोलते हैं, वर्कर्स का ग्रुप बना करके अपने हक के लिए ज्यादा आवाज उठा सकते हैं, है ना। अगर वही नहीं होगा, अगर वो काम में ही इतने परेशान हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है अपने हक के लिए बात करने की, तो फिर वो अपने लिए बात नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 43A कि वर्कर्स को प्रमोट करना है कि मैनेजमेंट में भी वो हिस्सेदारी लें। ओके, जैसे कोई कंपनी है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वर्कर्स को भी उसका पार्ट बनाया जाए, मैनेजमेंट का पार्ट बनाया जाए, 43 है। उसके बाद आप 43B देख रहे होंगे कि वर्कर्स को अगर मैनेजमेंट का पार्ट बनाया जाएगा, उसी का अगला कंटिन्यूएशन में है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमें प्रमोट करना है कि गवर्नमेंट जो है हर किसी को तो काम दे नहीं सकती, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंड है अपने रिसोर्सेज को लेकर के। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट किया। और द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज अमूल। आपको ऑलरेडी पता होगा कि बहुत जगह अमूल की डेयरी खुली है, तो वो जो है ना कोऑपरेटिव का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल है गुजरात में। फिर उसी के तर्ज पे फिर बिहार में भी खुला सुधा डेयरी, और भी बहुत सारी जगह डेयरी जो खुला है ना, वो कोऑपरेटिव का ही पार्ट है। और इसको लेकर के बहुत सारे अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज फिर खुली हैं। बहुत सारे बैंक्स के तौर पे भी वो काम करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो फिर लेंड करते हैं लोगों को पैसे, है ना। तो आप ऐसे याद करेंगे 43A का कंटिन्यूएशन में 43B की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना है। ओके, 43B के बाद हम जाएंगे 44 पे सीधा। ये जो है ना एक साथ आपको याद करना है ना, ये आपको ये दोनों और ये दोनों, ये 4 आर्टिकल्स एक साथ में कंटिन्यूएशन में। ओके,
फिर उसके बाद हम आर्टिकल अगला जो है ना 44, ये आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि गवर्नमेंट को ये डायरेक्टिव दिया गया है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, है ना। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उसके बाद असम में भी अभी जो नई बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसने भी बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाएंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से, जैसा कि ये आर्टिकल डिनोट करता है, इसका बेसिक सा मानना है कि सिविल लाइफ में या सिविल केसेस जो है ना, उनमें यूनिफॉर्मिटी रहे लोगों के पास। जैसे शादी करने का जो लॉज है या फिर तलाक देने का जो लॉज है, इनहेरिटेंस का जो लॉज है, वो सेम हो सबके लिए, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली उसको प्रमोट करता है। ओके, 44 के बाद अगला आर्टिकल हम देखेंगे 45, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये पहले ना सिर्फ एजुकेशन पे बेस्ड था। इस पे जब 86 अमेंडमेंट एक्ट आया था ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे, तब इसमें फिर एडिट किया गया इस आर्टिकल को और इसको फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर दिया गया। यानी जो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में जब इनरोल होते हैं वो एट द एज ऑफ 6, तो 6 to 14 आपको ऑलरेडी पता होगा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बेसिक राइट है हमारा, है ना। उसके पहले प्राइमरी एजुकेशन में इनरोल होने के पहले जो बच्चे हैं ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो जो आपने देखा होगा आंगनवाड़ी का जो सिस्टम चलता है, वो फिर कॉन्सेप्ट यहां से आया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आंगनवाड़ी का सिस्टम यहां से आया 45 से। उसके बाद अगला आर्टिकल है प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs। इसमें कई बार लोग ना कंफ्यूज करते हैं कि SC STs के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो आर्टिकल है वो DPSPs में भी है या नहीं, इसमें कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये आर्टिकल 46 है। आपको ऐसे याद रखना है कि एजुकेशन तो प्रमोट करना ही है लोगों का, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद क्या होता है ना कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको ज्यादा मौके नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 46 जो है 45 के बाद का कंटिन्यूएशन जो 46, वो क्या है, SC STs के इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। ओके, 46 ये आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है 47 में दो है, ये और ये, प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स और रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। की पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना है, गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करेगी। और न्यूट्रिशन लेवल जो है, आपने देखा होगा अलग अलग जो सर्वे होता है उसमें आपने देखा होगा कई बार कि 30% से भी ज्यादा कई केसेस में बच्चे माल नरिश्ड हैं, एंड ऑल्सो 20% से ज्यादा यहां पे फिर ओवरवेट भी है इंडिया में। तो ड्यूअल जो प्रॉब्लम है ना इंडिया में, कि माल नरिशमेंट भी है और ओवरवेट का भी प्रॉब्लम है। तो यहां पे आता है कि रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करना शुरू किया है ना। आपने देखा होगा PDS सिस्टम के थ्रू। और पब्लिक हेल्थ पे भी आपने देखा होगा कि अभी गवर्नमेंट जो है ना हेल्थ बेनिफिट दे रही है ना। तो वो सब आपका 47 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 47 के अंडर। और यही पे है कि आपको इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स को प्रोहिबिट करना है, गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी ये चीजें ना हो। ओके, मतलब गवर्नमेंट एक्टिवली उसको प्रमोट नहीं करेगी और ऐसी पॉलिसीज बनाएंगी कि इन पे मतलब लगाम लगाया जा सके। इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स में आप देखना होगा कि प्रोहिबिशन का रूल है। जैसे बिहार में 2016 से ही मतलब लिकर प्रोहिबिशन का लॉ है बिहार में ऑलरेडी। ओके, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो 47 ये दोनों एक साथ आप याद करेंगे, दोनों सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है ना। उसके बाद है 48 कि आपको कैटल को मतलब प्रमोट करना है, मतलब कैटल स्लॉटर को प्रोहिबिट करना है और कैटल रियरिंग को प्रमोट करना है ना। कि गायें या उन जैसे जितने भी जंतु हैं, जैसे भैंस हो गई या कोई भी कैटल जो है ना, उसको प्रमोट करना है आपको, ठीक है। और उसके स्लॉटर को बैन करना है। तो जहां कहीं पे भी ये हिंदू संगठन जितने भी हैं वो जब कभी भी आवाज उठाते हैं ना कि काउ स्लॉटर बैन होना चाहिए, बीफ बैन होना चाहिए, वो बेसिकली इस आर्टिकल का हवाला दे रहे होते हैं। जब वो संविधान की बात कर रहे होते हैं तो वो आर्टिकल 48 की बात कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि DPSP है और ये जस्टिशिएबल नहीं है, इसीलिए अभी तक इस पे लॉ नहीं बन पाया है। ओके, उसके बाद 48 के बाद हम देखेंगे 48A, इसी का फिर ये कंटिन्यूएशन में नहीं है वैसे, 48 आप यहां तक रहने दीजिए। उसके बाद 48A हम देखेंगे कि प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसका मेन कॉन्सेप्ट आया था आपका स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, और 48A 39A एंड 43A ये तीनों जो है ना इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने 1976 में ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके, उसमें इन्होंने बताया था कि एनवायरमेंट को प्रमोट करना है, कि एनवायरमेंट को लेकर के लोगों को सेंसिटिव करना है, सेंसिटाइज करना है, ताकि लोग उसके संरक्षण के लिए काम करें।
ओके। उसके बाद 48A के बाद आप देखोगे 49 है यहां पे आर्टिकल, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आपने देखा होगा कि एएसआई बेसिकली उसके संरक्षण का काम करती है ना। इंडिया में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट मतलब मॉन्यूमेंट्स हैं जो एएसआई संरक्षित करती है, लेकिन एएसआई के पास मैन पावर नहीं है ना, कि सबका वो देख सके या सबको सही कर सके उसका। ओके, तो ये हमारे पास डीपीएसपी में है कि हमें जो है ना, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के अंतर्गत, आपको उसको प्रमोट करना है ना, नेशनल इंपॉर्टेंस का जो भी मॉन्यूमेंट्स है। तो ये है। या फिर 50 आता है, ये कई बार यूपीएससी में पीवाईक्यू में भी आया है, कई बार स्टेट डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? तो ये डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 50। ओके, आपको ऐसे याद रहेगा आर्टिकल 50, क्योंकि ये 10 के मल्टीपल में है ना, तो ये याद करना थोड़ा इजी है। ये यूपीएससी में कई बार रिपीट किया गया था 4-5 साल पहले तक, अब नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि अभी भी एसएससी में या किसी दूसरे एग्जाम में पूछ दे कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव जो सेपरेट है ना, कि उनको सेपरेट रखना है, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? तो ये आर्टिकल 50 है। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की थी, ये भी आपका स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, ये आर्टिकल 51 आता है। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे आर्टिकल्स। और वो डिफरेंट कैटेगरीज था, इसी का ये फिर एट अ ग्लांस है कि 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, जो पार्ट 4 में जो है ना अपना डीपीएसपी पार्ट 4 का पार्ट है, तो पार्ट 3 में जो उसका डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन यहां भी है। ओके, नो डिफरेंस। और डीपीएसपी जो है ना, उसका एप्लीकेशन क्या होगा कि नॉन जस्टिशिएबल होगा इन नेचर, बट दे आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस, दे आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट इनका ध्यान रखेगी जब कभी भी वो लॉज बनाएगी। ओके, 38 है कि सोशल ऑर्डर हम स्टेट को सिक्योर करना है, कि वेलफेयर को प्रमोट करना है ना। और इनइक्वालिटीज जो है ना इनकम में, कि गवर्नमेंट पे ये एक मैंडेट है बेसिकली कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक हाथ में बहुत ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। तो आजकल जो लोग सुपर रिच के अगेंस्ट जो नारे लगाते हैं ना, और गवर्नमेंट को बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें अपने चहेते लोगों को दे दी है ना, उसके अगेंस्ट जो नारे लगा रहे होते हैं, वो बेसिकली इस आर्टिकल के बारे में बात कर रहे होते हैं, आर्टिकल 38। ओके, जो गवर्नमेंट पे मैंडेट देता है कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना है किसी भी एक सिंगल हैंड में। ओके, उसके बाद 39 है, ये सॉरी इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है। 39 है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना है गवर्नमेंट को। ओके, और 39 में आपका ये भी है कि इक्वल पे है ना। मैंने पहले भी बताया था अभी ये बात करते हुए कि कोहेरेंस नहीं है इन आर्टिकल्स में। कई बार बहुत सारे आर्टिकल्स को एक साथ जंबल कर दिया गया है। ओके, तो आप ये मत देखना कि हाँ ये डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस एक साथ एक आर्टिकल में क्यों है। ओके, हैं एक साथ, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। तो इसीलिए मैंने वो कंटिन्यूएशन में आपको बताया था। ओके, कि वैसा क्यों है। फिर 39A जो गांधी जी ने जोड़ा था, इंदिरा गांधी जी ने, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड गरीब लोगों के लिए, फॉर द पुअर। 39A के बाद फिर 40 आता है कि विलेज पंचायत होना चाहिए, गांधी जी का देन है। इतनी बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये डेमोक्रेसी का। फिर 41 है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस होना चाहिए लोगों के पास, है ना, इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस। ये आपने देखा होगा कि लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, वो भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत ये कॉन्सेप्ट आया है 41। ओके, फिर 42 है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, कि उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार हो, कि वो जो काम कर रहे हैं वहां पे मतलब सुविधाएं ऐसी हो कि एक इंसान अच्छे से काम कर सके, इस टाइप का कम से कम वो वर्क स्पेस हो, वर्क एनवायरमेंट हो। ओके, उसके बाद फिर 43 आता लिविंग वेज, कि उनको जो रेन्यूमरेशन मिल रहा है, ओके, उनको काम करने का जो मेहनताना मिल रहा है वो इतना जरूर हो कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरा कर सकें। ओके, उसके बाद आप देख रहे होंगे 43A की पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। फिर 43B है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये ऐड किया गया है अपना 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया है ना, तब वहां पे फिर इस आर्टिकल को भी नया ऐड किया गया डीपीएसपी में। ओके, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की सारे सिटीजन्स के लिए जो है ना थ्रू आउट एक सेम टाइप का लॉ हो, है ना, सिविल केसेस में खास करके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है गवर्नमेंट के लिए, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। ओके, और इसी बेसिस पे लोग कई बार कोर्ट भी जा चुके हैं, और कोर्ट ने हमेशा मतलब यही बोला है कि ये काम जो है ना लेजिस्लेचर का काम है, इसमें जुडिशियरी
जबरदस्ती उनको डायरेक्ट नहीं कर सकती। ओके, फिर 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये पहले सिर्फ एजुकेशन था, मतलब डायरेक्टिव था, लेकिन फिर जब प्राइमरी एजुकेशन को जब फंडामेंटल राइट बनाया गया 2002 में, तब इसको ना अर्ली चाइल्डहुड केयर ये फिर इसमें ऐड किया गया, मतलब उस चीज से सब्स्टिट्यूट किया गया बेसिकली आर्टिकल 45 में। फिर ये 46 यहां पे ऑलरेडी हमने बात कर ली थी कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/STs एंड अदर डिप्रेस्ड क्लासेस, है ना, अदर वीकर सेक्शंस। तो ये आपका 46 है। वो मैंने ट्रिक ऑलरेडी बताया था कि 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर के बाद क्या करना है कि फिर भी जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, फिर भी जो समाज में हाशिए पे जो लोग हैं SC/STs हैं, उनके लिए और ज्यादा काम करना है। तो 45 वो आर्टिकल हुआ, 46 ये हुआ कंटिन्यूएशन में। ओके, फिर 47 है कि न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, पब्लिक हेल्थ को बढ़ाना, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है ना, या ड्रग्स जो है उसको प्रोहिबिट करना है। फिर 47 ये है। 48 ये है कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है, मतलब बढ़िया ब्रीड्स को प्रमोट करना है बेसिकली, है ना। जब आपका हरित क्रांति हुई थी ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि आपको गेहूं या पैडी इन सब का तो करना ही है, साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रमोट करना था। ओके, और प्रोहिबिट स्लॉटर एंड कॉज ऑफ कॉज एंड कैटल। तो ये आर्टिकल जो है ना 48, ये आपको ऐसे ही याद रहेगा, है ना, क्योंकि इसी का हवाला दे करके, इसी के बारे में बात करके लोग प्रोटेस्ट करते हैं कई बार। ओके, फिर 48A है कि गवर्नमेंट को ये मतलब बोला गया है कि इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, कि आप दिल्ली में जो देख रहे हैं ना कि जो स्मॉग आता है, जो पॉल्यूशन आता है, उसके खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभी केस चल रहा है CJP, वो वाला भी जो ना, ये 48 के अंडर ही ये प्रमोट मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कि आपने देखा हो कि बहुत सारे पूंजीपति जो है ना, उनको गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट दे दिया है माइनिंग के लिए, तो उसके अगेंस्ट जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो इसी आर्टिकल का फिर सहारा ले रहे हैं। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो हो रहा है उसके अगेंस्ट भी जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो ये इसी आर्टिकल का सहारा ले रहे होते हैं। ओके, फिर 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। फिर 50 कि ये कई बार सवाल पूछा गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होगा ही ऑलरेडी, आप अगर चेक करें तो ये 50 है। और 51 इंटरनेशनल पीस हमें प्रमोट करना है, इसीलिए तो इंडिया का जो है ना नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, जो न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर के जो अपनी पॉलिसी है, वो एक तरीके से इसको ध्यान में रख करके वो बनाया गया था बेसिकली। मतलब ये हमें मोरल काइंड ऑफ मैंडेट देता है, मोरल ऑब्लिगेशन है हम पे कि हम इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेंगे। ओके, तो ये आर्टिकल 51 है। ओके, फिर हम जब बात करते हैं कि डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना जस्टिशिएबल हैं, कि अगर आप इन्फ्रिंज होता है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इनफैक्ट। बट फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं कि आप पहले हाई कोर्ट जाओ, वहां पे अगर आपका नहीं होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट आओ, है ना। उसके बाद नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट ऑन स्टेट है कि स्टेट का राइट्स को इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट्स, कि स्टेट के लिए निगेटिव राइट है वो, है ना, कि स्टेट के अगेंस्ट आप जा सकते हैं, है ना, इसीलिए उसको निगेटिव राइट्स बोला गया, निगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट बोला गया है। ओके, और फंडामेंटल राइट्स मोस्टली इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, जबकि डीपीएसपी जो है ना मोस्टली कलेक्टिव राइट्स हैं अपने पास। इनकंसिस्टेंट लॉज आर वॉइड, आर्टिकल 13 में अपना ऑलरेडी है, इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे ना, उसको फिर चैलेंज किया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को वो इन्फ्रिंज कर रहा है, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग डिसीजंस दिया था, वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो ऑटोमेटिक है, कि इस पे अलग से लेजिस्लेशन बनाने की जरूरत नहीं है। डीपीएसपीज में क्या है ना कि आपको जो है लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा, कोई भी डीपीएसपी अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको लेकर के आपको लॉज बनाने पड़ेंगे। ओके, फंडामेंटल राइट्स के साथ ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिक इन नेचर है। ओके, और प्राइमरीली पॉलिटिकल इन नेचर, जबकि ये सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी। ओके, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है फंडामेंटल राइट्स, जबकि ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है ना। उसके बाद है इमरजेंसी के दौरान इसको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी कभी भी सस्पेंड नहीं होते। बेसिक सी बात है कि इमरजेंसी के दौरान पे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही सस्पेंड किए जाएंगे, क्योंकि उसको लेकर के आप कोर्ट जा सकते हो, है ना। उसमें भी आर्टिकल 21 जो है ना वो आपका सस्पेंड नहीं होता है, वो आपको पता ही होगा। फॉरेन नेशनल्स को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जबकि ये जो है ना सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं,
डीपीएसपी जो है, और ये नॉन जस्टिशिएबल है, तो इसीलिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, है ना, सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। अब लैंडमार्क केसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला केस हम देखते हैं चंपकम दोराई राजन का केस 1951 में। ये एक लेडी थी, जनरल कास्ट की लेडी थी, और इनको सीट्स नहीं मिल रही थी हायर एजुकेशन में, और ये 1951 की बात है। उस टाइम का मद्रास स्टेट, बाद में जो फिर तमिलनाडु स्टेट बना, तो अब ये लेडी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंची, है ना, कि इनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बेसिकली क्या था कि मद्रास स्टेट में ना सीट्स रिजर्व्ड होती थी कि हिंदूज ही हैं, तो उनको फिर उन्होंने सब कैटेगराइजेशन कर दिया था कि अपर कास्ट हिंदू, ब्राह्मण्स के लिए इतने सीट्स रिजर्व्ड हैं, ओके, बैकवर्ड कास्ट हिंदूज, उनके लिए इतनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, क्रिश्चियंस के लिए इतनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, ओके, XYZ। तो इसके अगेंस्ट ये कोर्ट पहुंची थी, ओके, और फिर कोर्ट ने 5-2-0 इस पूर्ण बहुमत के साथ 5 जजों की बेंच बैठी थी उस टाइम पे, और यूनानिमसली डिसाइड किया कि इनका राइट्स इन्फ्रेंज हुआ है, तो इनको फिर एडमिशन दिया गया। इसी को फिर जब बहुत सारा पब्लिक ह्यू एंड क्राई फिर उस टाइम पे हुआ था, तो फिर नेहरू जी पे ये डिलेमा आया कि हाँ, ऐसे तो बहुत सारे राइट्स इन्फ्रेंज होंगे और बहुत सारे लोग कोर्ट पहुंचेंगे। तब उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके फिर आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 ऐड किया था, है ना, अपना आर्टिकल 14 में भी फिर ऐड किया गया था। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑलरेडी था उस टाइम पे कि आपको पब्लिक मतलब जॉब्स जो भी हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जो भी हैं, उसमें आप SC STs के लिए रिजर्वेशन आप प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन हो, ये इस टाइम पे नहीं था, ओके। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन नहीं था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ओके। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1, ओके, 1951 में जब फिर हुआ था, तब इसको आधार बना करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट वो आया था, ओके। फिर यहां पे देख रहे होगे आप केरला एजुकेशन बिल 1957 में ही केरला में फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी, ओके। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने क्या किया था कि यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की थी कि स्टेट में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वेदर इट बी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट बी स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सब में यूनिफॉर्मिटी हो, ओके। तो उन्होंने बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। तो वहां पे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे चर्च के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे थे, या मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे थे, वो फिर कि हमारा राइट्स इन्फ्रिंज हो रहा है, वो फिर कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था कि जो भी इंस्टीट्यूशंस आप डायरेक्ट ग्रांट नहीं दे रहे हैं, उन पे आप फोर्स नहीं करेंगे कि आपका डायरेक्टिव वो माने। ऑल्सो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर मतलब दे हैव द फंडामेंटल राइट टू एडमिनिस्टर and run the educational institutions according to their own community guidelines, okay। ये आपने देखा होगा कई बार। वो जो है आर्टिकल 29 एंड 30 फिर वो आता है। ये वाला केस फिर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आपसे ग्रांट नहीं लेता है तो फिर आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, ओके। फिर उसके बाद अपने पास गोलकनाथ का केस आता है। गोलकनाथ केस में कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था, है ना। उसके पहले अपने पास 1951 में शंकरी प्रसाद का केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आर्टिकल 13 बोलता है कि गवर्नमेंट जो है ना, या पार्लियामेंट जो है, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता हो, ओके। तो उस टाइम पे जो भी फंडामेंटल राइट्स थे, है ना, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है अपना, उस टाइम पे आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31 का पार्ट हुआ करता था वो, है ना। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स भी जो है ना, वो लॉ का पार्ट है, ओके। और लॉ जो है ना, कभी भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का वो नैरो व्यू पॉइंट था उस टाइम पे, है ना। फिर 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट गो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, ओके। फिर जब 67 आता है ये गोलकनाथ का केस, तो गोलकनाथ का केस था बेसिकली ये गोलकनाथ जो थे ये पंजाब के थे, एंड ही हैड ऑलमोस्ट 500 एकर्स ऑफ लैंड,
ओके 500 एकड़ से ज्यादा इनके पास जमीन थी, और इनके भाइयों मतलब ये सारे भाई पे भी अगर ट्रांसफर करते ना, तो पंजाब लैंड सीलिंग एक्ट जो था उस टाइम पे, या पंजाब एक्ट जो था लैंड को लेकर के, उसमें ये था कि एक आदमी के पास मैक्सिमम 30 एकर्स ऑफ लैंड हो सकता है। ओके, तो वो जितने भी भाई थे, जितने भी उनके सगे संबंधी भाई बंधु थे, उनको देने के ट्रांसफर करने के बाद भी बहुत सारी लैंड उनको हैंड ओवर करनी पड़ती गवर्नमेंट को, इसीलिए वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो है ना, ये फिर प्रॉब्लम हो गया गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को। क्यों? क्योंकि जितने भी लैंड सीलिंग एक्ट बनाए थे या जमींदारी उन्मूलन कानून जितने भी बनाए गए थे इंडिया में, वो फिर आपका इन सबको ध्यान में रखकर बनाया गया था, डीपीएसपीस को ध्यान में रख के बनाया गया था ना, कि उस टाइम पे क्या था बेसिकली, जब इंडिया आजाद हुआ था, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, तो ओनली 2% ऑफ इंडियन पीपल, ओनली 2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कंट्रोल्ड मोर देन 70% ऑफ इंडियन लैंड। यस, यू हर्ड दैट राइट। 2% से कम लोगों के पास 70% से ज्यादा जमीन थी उस टाइम पे इंडिया में। ओके, इसीलिए उस इनइक्वालिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट जो है ना, ये जमीन को लेकर के बहुत सारे कानून लेकर के आई थी, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और फिर उसको 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था कि उसको चैलेंज ना किया जा सके, है ना। तो गोलखनाथ और इनके भाइयों ने उस कानून को ही, जैसे 17th अमेंडमेंट एक्ट था वो, जो पंजाब के लैंड एक्ट को जो है ना शेड्यूल 9 में उन्होंने जोड़ा था, उसको फिर उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। ओके, यहां तक तो ठीक था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया, तो इस टाइम पे इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। अब इंदिरा गांधी सोचने लगी कि इंडिया में जितने भी लैंड को लेकर के जितने भी लॉज बन रहे हैं या कानून बना रही है स्टेट गवर्नमेंट, फिर तो हर चीज को चैलेंज किया जाने लगेगा, है ना। इसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंटरेस्टिंग बात बोली थी। उन्होंने यूएस का एग्जांपल लिया था, यूएसए का, और उन्होंने बोला था कि पिछला जो है गवर्नमेंट ने जो भी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज किया है ना, वो तो हम कुछ नहीं करेंगे उसको लेकर के, लेकिन आगे आप नहीं कर सकते हैं, है ना, कि पीछे जो हो चुका है उसको रहने देते हैं, लेकिन आगे आप फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था इस टाइम में, 1967 में। फिर इसके बाद अपने पास केशवानंद भारती का केस आता है 1973 में। ये एक रिलीजियस मठ चलाते थे और इनके प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था बेसिकली। तब इस टाइम पे ना कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में लार्जेस्ट बेंच 13 जजेस की बेंच बैठी थी, और 7:6 के थिन मेजॉरिटी के साथ इसमें फिर मतलब आया था इसका फैसला। ओके, और ये आज तक के इतिहास में इंडियन मतलब जुडिशियल हिस्ट्री में सबसे बड़ी बेंच बैठी है ये केशवानंद भारती केस में। ओके, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, कि आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हैं। ओके, 7:6 के थिन मेजॉरिटी के साथ। यहां पे आप देखिए ध्यान से, है ना, अगर ये थोड़ा भी एक इधर उधर हो जाता तो पूरी रूपरेखा ही बदल जाती। आज जो चीजें हो रही हैं वैसी नहीं हो पाती उस तरीके से, लेकिन 7 जजों का मानना था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, 6 जजेस का मानना था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि मेजॉरिटी कैन अमेंड के पक्ष में थी, तो फिर ये हो गया कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक डॉक्ट्रिन जो है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। अब कोर्ट ने इस टाइम पे सही से मतलब नहीं बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या क्या है। फिर लेटर ईयर्स में कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि जैसे राइट टू लाइफ जो है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। जैसे राइट टू प्रोटेस्ट जो है ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये सब चीजें कोर्ट ने टाइम एंड अगेन अलग अलग केसेस में फिर स्पेसिफाई किया है कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कौन कौन से आर्टिकल हैं या कौन कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ओके, उसके बाद फिर आता अपने पास मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। मिनर्वा मिल्स केस जो है ना, ये भी इंटरेस्टिंग है। 1971 में ही इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने मिनर्वा मिल्स को एक्वायर कर लिया था। ये बेसिकली कर्नाटका की एक टेक्सटाइल मिल थी। ओके, इसको गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था, और वहां पे ना गवर्नमेंट ने बोला था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आपको याद होगा, उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए थे, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि डीपीएसपीज जो हैं, जैसे गवर्नमेंट के पास मैंडेट होता है ना कि आपको कहां गया, जैसे गवर्नमेंट के पास आपने देखा होगा कि ये मैंडेट है ना कि
सिक्योर सोशल ऑर्डर, प्रमोट वेलफेयर एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर इनइक्वालिटी को हटाना है तो जिसके पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, और अगला आर्टिकल ये भी बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना है वन हैंड में, एक सिंगल हैंड में, तो गवर्नमेंट ने इन दोनों को आधार बना करके जो भी अल्ट्रा रिच उस टाइम पे लोग थे, है ना, उनके प्रॉपर्टीज को जब्त करना शुरू किया था और उसको नेशनलाइज करना शुरू किया था गवर्नमेंट ने उस टाइम पे, ठीक है। और ये बेसिस बना था अपना ये वाला जो आर्टिकल है ना, मिनर्वा मिल्स केस, ये बेसिस बना था। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या बोला था कि डीपीएसपी विल हैव प्राइमेसी ओवर द फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स के भी ऊपर होंगी डीपीएसपी, ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट का मानना था, ठीक है। तो जब ये 1971 का ही केस है, फिर जब अपना इमरजेंसी भी आ गया 1976 में, 76 में, उसके बाद जब फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद ये केस फिर से मतलब सुप्रीम कोर्ट में था ही और केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिसीजन दिया कि डीपीएसपी जो है ना, ये एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं है डीपीएसपी, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था, ठीक है, कि 42nd अमेंडमेंट में डीपीएसपी ओवर, मतलब डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स, ये इंदिरा गांधी ने बना दिया था, ठीक है। कोर्ट ने बोला कि नहीं, दोनों साथ चलेंगे, ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी साथ चलें, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, है ना, जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डीपीएसपी आर नॉट सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स, ओके, ये इस केस का था मेन। फिर उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 में ये केस आया था। इसमें बेसिकली क्या था ना कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे मनमाने तरीके से वो फीस वसूल करते थे, है ना। आपने देखा होगा कि डोनेशन का कॉन्सेप्ट चलता है कि आपको अगर फर्स्ट क्लास में भी या क्लास 2 में भी अगर किसी बच्चे का एडमिशन कराना है तो कई हजार, समटाइम्स लाखों में आपको डोनेशन देना पड़ता है, तो मनमाने तरीके से वो ना हो, इस केस में कोर्ट ने ये बोला था, ओके। और कोर्ट ने इसी केस में ये भी बताया था कि 50% का मतलब बेसिकली कैप रहेगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी, ओके, कि 50% ऑफ सीट्स जो है ना वो ओपन टू ऑल रहेंगी, मतलब स्टेट क्या बोलते हैं कंपटीशन या सेंट्रल लेवल पे जो कंपटीशन होगा उसके थ्रू वो सीट्स फिल की जाएंगी, और बाकी 50% सीट्स आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू दे सकते हैं। उसमें भी फिर उन्होंने सीलिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि आप उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं फीस, ओके। इसी केस में कोर्ट ने एक और इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि राइट टू एजुकेशन जो है ना, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, ओके, राइट टू लाइफ का पार्ट है बेसिकली, आर्टिकल 21 का। ये कोर्ट ने इसी टाइम पे बोला था 1993 में ही। इसी को फिर बेसिस बना करके 2002 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, 2002-2003 में फिर, है ना। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया और फंडामेंटल राइट्स में ही राइट टू एजुकेशन को फिर ऐड किया, ये आप सबको पता ही होगा, है ना। तो इसके साथ हम आते हैं अपने एंड ऑफ द स्लाइड पे। की टेक अवेज ये क्या है कि पार्ट 4 का पार्ट है और आर्टिकल 36 से 51 है ना। उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, 37 में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आया था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी जो अच्छी बातें थी, जो लगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कि हाँ ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होनी चाहिए, वो फिर उन्होंने अडॉप्ट किया। नॉन जस्टिसिएबल है, ये तो इतनी बार हम बोल ही चुके हैं, आप सबको याद हो गया होगा, है ना। लेकिन सेंट्रल टू फंडामेंटल टू दी गवर्नेंस, है ना, कि इन चीजों को, इन डीपीएसपीज को याद ध्यान में रखना है जब कभी भी कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कोई भी लॉ बनाती है ना, तो इनको ध्यान में रखकर ही वो लॉ बनाए जा सकते हैं। 3 कैटेगरीज हैं, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कैटेगराइजेशन नहीं है, है ना, ये एग्जाम्स की वजह से फिर कैटेगराइजेशन हम पढ़ते हैं। और ये आपने देखा होगा कि 39A, 43A एंड 48A, ये इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने ये डीपीएसपीज ऐड किए थे। यहां पे मस्ट नो आर्टिकल मैंने दिया है 39A, 40, 44, 45, 48A, 50, 51। ये मस्ट नो आर्टिकल्स इसीलिए हैं क्योंकि जो मैंने चेक किया था पीवाईक्यूज में, यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो, तो ये आर्टिकल्स कई बार पूछे गए हैं ना, इसीलिए मैंने मस्ट नो आर्टिकल्स में इनको फिर ऐड किया कि जब कभी आप रिवाइज करें तो इन आर्टिकल्स को जरूर रिवाइज करें। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।